नशे के सौदागरों के लिए सॉफ्ट टारगेट है। अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास और एक्सपर्ट मेहमानों के साथ। तो जब भी बात इंदौर की होती है, जहन में सबसे पहली जो बात आती है वो है साफ सफाई। लेकिन इन दिनों इंदौर की चर्चा सफाई से ज्यादा यहां ड्रग्स माफिया पर हो रही कार्रवाई को लेकर है। चर्चा के बीच सवाल ये भी है कि आखिर इंदौर ही क्यों नशे के सौदागरों का अड्डा बनता जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। इंदौर में बढ़ रहा नशे का दौर, तेजी से फैल रहा नशे का कारोबार, मालवा पर ड्रग्स माफिया की नजर, कब टूटेगी नशे के सौदागरों की कमर। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। नशे के सौदागरों को मालवा खूब रास आ रहा है। जीतू सोनी, ड्रग्स वाली आंटी के नाम से मशहूर काजल उर्फ प्रीति जैन ऐसे ही उदाहरण हैं, जिन्होंने इंदौर में नशे के कारोबार को बढ़ाया। लेकिन अब इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स मामले में देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 नशे के सौदागरों से 70 करोड़ रुपए की 70 किलो MDMA ड्रग्स बरामद की। जाहिर है ये ड्रग्स कई सेलेब्स के पास से भी बरामद हो चुका है। आरोपी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो ड्रग्स को साउथ अफ्रीका से ले जाने की तैयारी में थे। इंदौर पुलिस ने एक बहुत बड़ी मात्रा में 70 करोड़ के ड्रग्स सीज किए हैं। हमारा मानना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स है कंट्री में। प्रदेश सरकार भी ड्रग्स माफिया को बख्शने की मूड में नहीं है। लगातार इन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। जो ड्रग्स पकड़ी है 70 किलो MDMA ड्रग, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 करोड़ से ज्यादा है, और एक बच्चा 1 ग्राम की गोली लेता है। अगर ये बच्चों तक पहुंच जाती तो 75,000 बच्चे तबाह और बर्बाद हो जाते, 75,000 परिवार तबाह हो जाते। इंदौर की घटना ड्रग माफिया पर करारी चोट है। मैं पिछले 1 महीने से कह रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं ड्रग माफिया को। हमने अगर कहा है तो किया है, और उसी का कार्रवाई का परिणाम है। इंदौर की पुलिस को बहुत बधाई, हमारे जाबाज अधिकारियों को और सिपाहियों को बहुत बधाई। भले ही इंदौर पुलिस ने नशा तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी चोट दी हो, लेकिन जिस तरह से ड्रग्स माफिया पूरी प्लानिंग और मैनेज कर ड्रग्स का खेल खेल रहे हैं, उसमें सवाल उठना लाजमी है कि क्या ड्रग्स माफिया का गढ़ मालवा बन गया है। क्लीन सिटी के नाम से अपनी पहचान बना चुका इंदौर क्या ड्रग्स माफिया को पसंद आने लगा है? बहरहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास ना हो, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए पुलिस की तारीफ तो की ही जा सकती है। लेकिन इंदौर से ही ड्रग्स माफिया का पकड़ा जाना चिंता का विषय जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो सवाल यही है कि क्या मालवा ड्रग्स माफिया का गढ़ बन गया है, और क्या ड्रग्स माफिया को अब इंदौर पसंद आने लगा है, और इसके पीछे क्या कुछ वजहें हो सकती हैं। आज इन्हीं सवालों के हम जवाब तलाशेंगे। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपको मिलवा दूं। विजय वाते साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ADG हैं। विजय साहब, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। इसके अलावा जो कुछ कार्रवाई ड्रग्स माफिया पर होती है, उन पर क्या कुछ धाराएं लगती हैं, किस तरह का कानून है, किस सख्ती के मूड में वो कानून उनके सामने आता है, और उन धाराओं का इस्तेमाल कर हम कौन सी सख्त सजा इस ड्रग माफिया को दिला सकते हैं, इस पर रोशनी डालेंगी तन्वी दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप एडवोकेट हैं। तन्वी जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका भी। विजय साहब, पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या इंदौर को महानगर होने की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्योंकि शहर मध्य प्रदेश में और भी हैं, लेकिन एक गढ़ के तौर पर इंदौर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। बतौर एक पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी, दरअसल आपने इस तरह के बहुत से मामले पहले देखे होंगे, कई को सॉल्व भी किया होगा, और कई में आप खुद ऐसे डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व रहे होंगे। क्या कहता है आपका तजुर्बा? बड़े शहर
इन ड्रग्स माफिया की चपेट में पहले क्यों आ जाते हैं? ये छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है जी। देखिए, इंदौर या रतलाम या उसके प्यास मंदसौर या नीमच या मालवा का बहुत सारा क्षेत्र, इस क्षेत्र में अफीम के पैदावार होती है। ये और कहाँ होती? कहीं नहीं होती मध्य प्रदेश में। जी। तो जब इंदौर इतना महानगर नहीं हुआ था और जब इस ड्रग्स का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नहीं फला फूला था, लेकिन फिर भी बम्बई ड्रग जाया करता था, तो स्वाभाविक है नीमच का, मंदसौर का, इधर के जो किसान जो वहाँ उगाते हैं अफीम, उसमें से जो सरकारी खरीद के अलावा बच जाती है या बचा लेते हैं या जो तस्कर खरीद लेते हैं ड्रग का, तो वो रेल मार्ग से रतलाम से होते हुए या रास्ते के मार्ग से इंदौर के वहाँ होते हुए, और चूंकि बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े पैसे वालों के लिए इंदौर वहाँ का सबसे बड़ा, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ रहते थे। तो इस नाते इंदौर में अफीम की तस्करी की शुरुआत कई वर्षों से, यानी एक जमाना था जबकि अफीम बाकायदा व्यापार हुआ करता था। आज अब वो तस्करी हो गई है, अब उसमें बैन हो गया है, लेकिन अफीम किसी ज़माने में, आज से 50 साल पहले एक जायज़ व्यापार था। और उसके बाद सरकार ने नियम बनाए, अच्छे नियम बनाए, उसके चलते नशे पे नियंत्रण हुआ। अफीम के कई उपयोग हैं, उसके सकारात्मक और उसके उपयोग भी हैं जो जनोपयोगी हैं, लेकिन उससे नशे की चीज़ें बनती हैं, वो भी उसका एक दुरुपयोग है। तो ऐसी स्थिति में अपने भौगोलिक स्थिति के कारण, मेरे समझ में तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जो है वो, या वहाँ की पैदावार अफीम की होने के कारण वो वहाँ शुरुआती केंद्र है। उसके बाद तो फिर बम्बई से जल मार्ग से, वायु मार्ग से, इंटरनेशनल लेवल पे सब दूर काफ़ी, जो अफीम यहाँ लगभग 1 रुपए की मिलेगी वो वही बम्बई में 1000 रुपये की मिलेगी, और वो अगर और बाहर चली जाएगी तो करोड़ों की हो जाएगी। तो इस तरह से अफीम का जो बेसिक एलिमेंट है, मूल उससे, बाकी उससे बनते हैं सब चीज़ें, जाके जितने मनोत्तेजक द्रव्य हैं सारे के सारे उसी से बनते हैं। इसके कारण ऐसा होता है। मैं लौटता हूँ आपके पास। दरअसल आपकी बात से एक सवाल समझता हूँ, हो सकता है मेरे अलावा भी कुछ और। हाँ, आपकी बात से ही कुछ सवाल निकलते हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास और उन सवालों का जवाब आपसे लूंगा, क्योंकि मैं तन्वी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तन्वी जी, मैं चाहूंगा दरअसल आप उस पर रोशनी डालें कि इस वक्त जवाबदार नहीं उसके लिए ड्रग माफिया और इन माफिया के चंगुल में आने वाले जो हमारे नौजवान हैं या जो भी दूसरे लोग हैं, क्या कुछ आपका कानून कहता है इनको लेकर? कौन सी ऐसी धाराएं हैं और क्या वाकई वो धाराएं इस वक्त, यानी जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर गए हैं, आपको काफ़ी लगती हैं वो धाराएं? आपको लगता है कि इनफ हैं सख्त सज़ा दिलाने के लिए और एक डर का माहौल पैदा करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी कहीं ना कहीं और सख्ती की ज़रूरत महसूस होती है? जी, धन्यवाद वंसल न्यूज़ फॉर हैविंग मी। नाउ देखिए, जो हमारी सिटी की अभी बात हुई है, हमने डिस्कस किया है, इस पे इंडिया में जो कानून आता है, नेशनल ड्रग सब्सटेंसेस एक्ट है 1985। दिस इज एक यूनिवर्सल एक्ट है ये, एंड इसमें जो धाराएं और पनिशमेंट है, दैट्स अ क्रिमिनल लाइबिलिटी की यहाँ पे बात आती है। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं एक्चुअली वो 7-8 चीजें एक्ट में जो लिखी हैं एज अ लॉयर वो बताना चाहूंगी, जहाँ पे इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस आती हैं, जो संभावनाएं आती हैं किन किन जगहों पर। वो है प्रोडक्शन, जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर आप उसको स्टोर करते हैं, जहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन पे भी ऑब्लिगेशंस हैं जो कानून बोलता है, सेल करने पर है, कंजम्पशन करने पर भी है। तो इन सारी कैटेगरीज को मद्देनजर रखकर जो हमने कानून की, अगर हम ये एनडीपीएस एक्ट की बात करते हैं 1985 में जो आया, इसमें कई अमेंडमेंट्स भी हुए। जो लास्ट अमेंडमेंट था जो हमारा 2014 में, इसका लास्ट अमेंडमेंट भी हुआ। एक्ट में एक पर्टिकुलर सेक्शन है, चैप्टर 4, जो कि पनिशमेंट की बात करता है। जैसे मैंने बोला, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटीज इसमें क्वांटिटी वाइज दी गई हैं एक्ट में,
you know, regarding a smaller quantity or if the consumption is of a commercial quantity. ओके तो वहां पर हमारी लाइबिलिटी और जो ऑफेंस है वो डिसाइड होता है कि किस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन अप टू 20 लाख तक भी 2 लाख तक भी गया है. एंड आई विल यू नो देयर एक चार्ट है जिसमें हर एक पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस, स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी, उस हिसाब से आपकी पनिशमेंट वैरी करती है. तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखकर ये लॉ बनाया गया है. इसमें आपका एनसीबी भी स्टैब्लिश हुआ है इसी एक्ट के अंडर. अगर आप मुझसे पूछें दिस इज सफिशिएंट, जो हमने अभी सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस देखे जो बॉलीवुड में देखा गया 2020 में, या फिर जो अभी हमारे सामने ये सारे इंस्टेंसेस आ रहे हैं, इसको देख के लगता है कि लॉ सफिशिएंट नहीं है. इसमें आगे बहुत अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, थोड़ा स्ट्रिंजेंट मेथड रिक्वायर्ड है और एक रिफॉर्म कमिटी मेरे ख्याल से बननी चाहिए जिसको ये सारे इंस्टेंसेस को देखकर मद्देनजर रखकर आगे क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए. क्योंकि देखिए एक लॉ हैज टू बी सब्सटेंशियल और एक इतने इंस्टेंसेस 2020 में 2021 में देख के ये नहीं लग रहा कि लॉ इज इनफ. तो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अमेंडमेंट, देयर हैज टू बी रिफॉर्म. ठीक, अगर आप मुझसे पूछें तन्वी जी, इसमें मिनिमम कितनी सजा है? आपने मैक्सिमम का जिक्र किया. जी, मिनिमम इसमें 1 साल तक की सजा है जो कि 10 साल तक जा रही है एंड फाइन आपका 2 लाख तक जा रहा है. एंड जो मैंने बताया वो क्वांटिटी और कमर्शियल और स्मॉल क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइडेड है. ठीक, आपके पास आना चाहूँगा विजय साहब. जैसा कि तन्वी जी कह रही थी कि दरअसल क्वांटिटी को लेकर सज़ा तय की जाती है. क्या इसकी भी एक वजह आपको ये लगती है कि जो लोग ड्रग पैडलर्स हैं, जो इस धंधे में उतरते हैं और लगातार जहर बेचने का काम करते हैं, छोटी छोटी मात्रा अपने पास रखते हैं इस जहर की, इस ड्रग्स की, ताकि इन केस अगर कभी फंसते हैं तो सज़ा छोटी हो? क्या इसको एक आप वजह मानते हैं? और दूसरी बात महत्वपूर्ण जो आपने इससे पहले चर्चा में कही वो ये कि पहले सड़क मार्ग से तमाम चीज़ें जो नशे से जुड़ी हैं इंदौर तक पहुंचती थीं और उसके बाद इंदौर से वो मुंबई और फिर मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघ जाती थी. लेकिन क्या आपको ऐसा वाकई लगता है कि अब इंदौर के भीतर भी ड्रग्स माफिया को अपने ग्राहक बड़े पैमाने पर मिलने लगे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर सप्लाई और इसका इस्तेमाल बढ़ता दिख रहा है? नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि इंदौर इतना बड़ा मार्केट है अपने आप में. इतनी डिमांड है ओपीएम की वर्ल्ड में, और उस डिमांड को मालवे क्षेत्र भारत में कम से कम मध्य प्रदेश में तो मालवा क्षेत्र से ही पूरा किया जाता है. और कहीं पे अफीम की खेती होती नहीं है. वो जमीन ही नहीं है, मिट्टी नहीं है. ये अफीम की खेती मालवा के नीमच में, खासकर नीमच और मंदसौर, ये 2 जिलों में यहाँ ही होती है. और सरकारी खरीद भी वहीं होती है अफीम की. और मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में, कि उसके लिए उसको तस्करी उनको करना ही पड़ती है. अब माफिया जिसको अपन कहते हैं, वो जैसे अभी आपने सुना तन्वी जी जैसे बता रही थी कि प्रोडक्शन के लेवल पे भी भाई पहले तो कहाँ अफीम पैदा होती है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होती है, उसके बाद उसके अलग अलग द्रव्य बनते हैं, उसके बाद वो बाहर जाते हैं अलग अलग स्टेजेस है. अलग अलग स्टेजेस पे लोग काम करने वाले जो संगठित होकर करते हैं उनको माफिया कहते हैं. तो वो हर जगह है. कहीं प्रोडक्शन के लिए माफिया है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, कहीं ले जाने के लिए. कई बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग हैं, दाऊद इब्राहिम जो गैंग कभी होता था, इस तरह के गैंग जो है, इस तरह के कई तरह जो इंटरनेशनल, इटली का जो माफिया शब्द अपन लाए हैं इटली से, ये सारे के सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं. और डिमांड बहुत ज़्यादा है. इंदौर का मार्केट तो बहुत छोटा है. कितना हर आदमी को भी आप 2-2 किलो अफीम रोज दोगे तो भी पूरा नहीं पड़ेगा. मतलब इतना ज़्यादा माल है, प्रोडक्शन है. तो इसलिए इंदौर का मार्केट कोई बड़ा मार्केट नहीं है, मार्केट बाहर ही ज़्यादा है. ठीक, इसलिए बाहर जाएगा ही. हाँ, लेकिन दरअसल इंदौर में जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए एक फिक्र की बात है. इंदौर हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है. न सिर्फ साफ सफाई में उसका नाम है, बल्कि और भी कई ऐसी चीज़ें इंदौर से निकलती हैं, बनती हैं, जिसकी वजह से वो मध्य प्रदेश की नाक कहा जा सकता है. तन्वी दुबे जी, हमारे लिए तो हमारे लिए चाहे सुनिए एक सेकंड. हमारे लिए चिंता की बात केवल इंदौर नहीं है, हमारे लिए पूरा देश है, पूरी युवा पीढ़ी है.
बिल्कुल। और दरअसल वहां से तो जा रहा है, वहां पकड़ने जा रहा है, ये अच्छी बात है कि वहां से जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहां पकड़ा जा रहा है, ये अच्छी बात है। ये इसके लिए हमें खुश होना चाहिए, सबकी तारीफ करना चाहिए, इंदौर पुलिस की और एनसीबी की और नारकोटिक्स में काम करने वाले लोगों की, ताकि यहां से कंट्रोल होगा तो विश्व भर में कंट्रोल होगा, सारी यूथ कंट्रोल होगी। बड़ी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें तारीफ करना चाहिए, लेकिन अब इस तारीफ के पीछे भी कई सवाल खड़े होते हैं। मैं जब दोबारा आपके पास लौटूंगा तब जिन लोगों की तारीफ की आप बात कह रहे हैं उनको लेकर एक सवाल आपसे पूछूंगा। तन्वी जी हमारे साथ हैं। तन्वी जी, जैसे कि अभी विजय जी ने भी कहा कि वो कई स्टेजेस हैं, प्रोडक्शन है, फिर स्टोरेज है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग है और अंत में उसका इस्तेमाल करने वाला आता है। आपके सामने जब प्रैक्टिकल इस तरह के कोई केसेस कोर्ट में आते होंगे, अलग अलग स्टेजेस पे, मान लीजिए कभी कोई प्रोडक्शन वाला पकड़ा गया, कभी कोई स्टोरेज वाला पकड़ा गया, कभी कोई इसको इस्तेमाल करने वाला पकड़ा गया, आपने क्या कुछ कोर्ट में वो कार्रवाई देखी है? दरअसल किस तरह की दलीलें देते हैं और कौन से ऐसे लूप होल हैं कानून के भीतर जिनका इस्तेमाल करके आमतौर पर आपने कुछ लोगों को बचते देखा होगा? देखिए, जहां तक ऐसे केसेस की बात आती है, जो पहली चीज देखी जाती है उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है कि किस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है और किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। अगर प्रोडक्शन रिलेटेड है तो उसका ऑब्वियसली द कैटेगरी उसमें ऑफेंस जो है वो मच हायर कैटेगरी का ऑफेंस है। इलिसिट ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है इसमें। स्टोरेज हो गया या फिर आपका यूज हो गया, कंजम्पशन हो गया, तो जो भी पनिशमेंट्स आती हैं और जो भी इम्प्लीकेशन उसके बाद जो भी इम्प्लीकेशन आती है वो सारा रिलेशन आपका कैटेगरी ऑफ ऑफेंस से होता है। और अभी जितने भी मामले देखे गए हमने रिसेंटली, तो आई थिंक देयर अमेंडमेंट बहुत इसमें नेसेसरी है, लॉ में अमेंडमेंट, और एक ऐसा रिफॉर्म कमिटी एज सुन एज पॉसिबल एक बननी चाहिए जिसमें ये सारी केसेस की एनालिसिस और स्टडी बहुत जरूरी है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि अब एज अभी जो हमारी बातचीत हुई कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट अब इसमें दिख रहा है, और हम सबको पता है कि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन, और फ्यूचर अगर यूथ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर ये बहुत चिंताजनक विषय है, और इस पे आगे जो भी रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है कि इस पे तुरंत रिफॉर्म्स आने चाहिए। ठीक, मैं आपके पास लौटूंगा, और अगर आपके जहन में उन रिफॉर्म्स के बारे में कोई एक खाका है तो मैं आपसे वो भी जानना चाहूँगा किस तरह के रिफॉर्म की आप उम्मीद करती हैं। विजय वाते साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विजय साहब, आपने कहा कि जो कुछ कार्रवाई हो रही है उसकी तारीफ़ करना चाहिए। बिल्कुल हम तारीफ़ करते हैं और उनकी उन तमाम कार्रवाइयों का हम समर्थन करते हैं, आगे इससे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अचानक से कार्रवाइयाँ शुरू कैसे हो जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो जांच का सिलसिला शुरू होता है तो पता चलता है कि बॉलीवुड तो पूरा का पूरा ड्रग्स के भीतर डूबा हुआ है। जिसका नाम सामने आया, पता चला कि उसकी मोबाइल चैटिंग में ड्रग्स का जिक्र है, पता चला कि वो ड्रग्स लेता है, वह ऐसे क्लब का हिस्सा है जहां नाइट पार्टीज़ में खुलेआम ड्रग्स ली जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अचानक कैसे उभर आती हैं? क्या पुलिस के पास उनका खुफिया तंत्र इतना मजबूत नहीं है, या फिर वो इतना कमज़ोर है कि पता ही नहीं चलता? लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं, दबाव आता है कि कुछ कार्रवाई करो, कुछ कार्रवाई करके दिखाओ, तो खड़े हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि लाखों करोड़ों के मामले खुलने लगते हैं और सीने पर और कंधे पर मेडल मिल जाता है। भैया साहब को लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, हम दोबारा कोशिश करेंगे। दरअसल हम देश में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके मेहमानों के साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ नेटवर्क 4G, 5G और 3G में उलझ कर रह जाता है। तन्वी दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तन्वी जी, संपर्क हम दोबारा कोशिश करेंगे, विजय जी से मैं जवाब लेने की कोशिश करूँगा, आपके पास लौटता हूँ। किस रिफॉर्म की ज़रूरत आप महसूस करती हैं? अगर मिसाल के तौर पे कमेटी बनती है जो इस बात के लिए मंथन करने बैठती है कि चलो रिफॉर्म करते हैं, कुछ नई धाराएं जोड़ते हैं, आपके जहन में, आप भी यूथ हैं, और क्या महसूस करती हैं आप? किस तरह का कड़ा कानून, क्या कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए कि एक बार जिस पर हम शिकंजा कस दें वो उस शिकंजे से बाहर ना निकल सके? देखिए, इसमें जब रिफॉर्म की बात आती है तो पहली चीज, मैंने अभी क्रिमिनल रिफॉर्म कमेटी पे भी काम किया था उनके साथ, हमने कई चीजें रिफॉर्म सजेस्ट किए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जो क्रिमिनल लॉज में जरूरी है।
अगर आप ड्रग्स रिलेटेड लॉज की बात करते हैं तो पहली चीज जो रिफॉर्म में देखी जाती है, कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत जरूरी है। दूसरी कंट्रीज से हमें देखना चाहिए कि क्या कमी है और वहाँ पे क्या इन्फोर्समेंट और क्या ऐसी चीज पनिशमेंट को, जहाँ पनिशमेंट की जहाँ बात आती है, जो हमारे करंट लॉ है इसमें द मैक्सिमम पनिशमेंट जो मैंने अभी बताया 10 साल इम्प्रिजनमेंट, 2 लाख रुपीज फाइन। बट जो इतने इंसिडेंसेस हो रहे हैं तो वी डेफिनेटली नो ये चीज दिख रही है कि ये दिस पनिशमेंट इज नॉट इनफ। और एक ऐसा डेटरेंस होना चाहिए, एक ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए। यूएस में जो थ्योरी फॉर्म होती है, जो यूएस में फॉलो होता है कि जैसे डेटरेंस थ्योरी एंड ऑल्सो एक कॉन्शाइंस थ्योरी होती है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर यू एक ऐसी अप्रोच फॉलो करना है जिससे जो भी लोग ये ऑफेंस करें, जिस भी लेवल पे करें, प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, या जिस भी स्टोरेज में या आगे इलिसिट ट्रैफिकिंग में, दे शुड नो एंड देयर हैज टू बी अ डेटरेंस, जो एक फोर्स रहना चाहिए कि नहीं हम आगे इस ऑफेंस को आगे ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज पनिशमेंट ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि उनको रोक सकता है। तो आई थिंक जो रिफॉर्म कमेटी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा पनिशमेंट, और पनिशमेंट के लिए उनको दूसरी कंट्रीज से एक एनालिसिस ड्रॉ करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हमें कंपैरेटिव स्टडी करना होगी और उसके बाद जो सजा है उसको सख्त करना होगा। विजय वाते साहब हमारे साथ, शायद उनका संपर्क कट गया। सवाल पुलिस का था, लेकिन मैं आपसे वो सवाल पूछकर ख़त्म करना चाहूँगा। आप भी वकील हैं, चूँकि कानून की जानकार हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारे पास हैं उनको मजबूत करना कितना ज़रूरी है? क्या आपको महसूस होता है कि अगर कोई केस हमारे सामने आता है तो फिर हमें जड़ तक जाकर उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है? दरअसल हम ऊपर की शाखें तो काट देते हैं, लेकिन वो जड़ों से पनपता रहता है और फिर कुछ दिनों बाद सिर उठा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज जो है ये सिर्फ ड्रग रिलेटेड मैटर्स में नहीं, हर मैटर में, हर कमर्शियल हो, सिविल डिस्प्यूट हो, जो भी मैटर हो, सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे जो क्लाइंट्स बोलते हैं वो ये होते हैं कि इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है। इसका आगे इन्फोर्समेंट नहीं होगा जब तक आप अगर डिस्प्यूट 10 साल 20 साल चल रही है, देयर इज नो रिजल्ट आउट ऑफ इट, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि लोगों को डिस्प्यूट्स में जाने में भी रोकता है। तो आई थिंक कोर्ट जो हमारे आजकल, आई वुड नॉट से कि कोविड में कोर्ट्स नहीं चल रहे हैं, हमारी सारी हियरिंग्स वर्चुअली हो रही हैं, बट द थिंग इज दैट एक इन्फोर्समेंट के लिए एक मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। उस मैकेनिज्म के थ्रू एक पर्टिकुलर डिवीजन होना बहुत जरूरी है हर कोर्ट्स में। इफ इट इज अ ड्रग रिलेटेड मैटर, एक उसके लिए डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तन्वी जी, दैट कमिटी कैन आल्सो एग्जामिन ऑन दिस एस्पेक्ट। ठीक, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। दरअसल विजय वाते साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए और चूंकि समय कम है इसलिए वो सवाल मैं उनकी तरफ भी टॉस कर देता हूं। विजय जी, इन्फोर्समेंट एजेंसीज कितनी मजबूत होना चाहिए? कोई मामले उठते हैं, हम उसको हल करते हैं, ऊपर के लोग पकड़ लिए जाते हैं, जड़ें बाकी रह जाती हैं, शाखें काटने से जड़ खत्म नहीं होती। आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो हाँ कर दीजिए। नहीं, पूरी तरह सहमत हूँ, उसमें असहमत होने की बात ही नहीं। जी, लेकिन दिक्कत है कि इन्फोर्समेंट कट गया क्या? नहीं, बोलिए। हाँ, नहीं, इसमें असहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। असहमत होने का प्रश्न नहीं है। शाखें काटने से जड़ें बनी ही रहेंगी, लेकिन एनफोर्समेंट एजेंसी को भी तो शक्ति मिलना चाहिए ना, ताकत मिलना चाहिए। लीगल के अलावा जितना बड़ा चैलेंज है उतना ही बड़ा आपके पास हथियार भी होना चाहिए। शक्ति की बात आप कर रहे हैं विजय साहब, मेरे पास केवल ऐसा नहीं है कि ऊपर का कोई कह देगा। समय मेरे पास बहुत कम है। किस शक्ति की बात कर रहे हैं? क्या आपके हाथ ऊपर से बांध दिए जाते हैं? ऐसा नहीं है। काम अरे हाथ पैर की बात नहीं है मेरे भाई। हाँ। लोग तो चाहिए, इतने काम है, इतने चैलेंजेस हैं। आप उसके बाद 1 आदमी से 1 करोड़ काम की उम्मीद करोगे तो कैसे होगा भाई? आपकी सर्विसेज सेक्टर टोटल अनप्रिविलेज्ड है। बिल्कुल, आपका टोटल अस्पतालों में लोग नहीं, डॉक्टर नहीं है। हाँ। अदालतों में जजेस नहीं है, पुलिस में पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, हजारों चीजें हैं भाई। ऐसा नहीं एनफोर्समेंट केवल एनफोर्समेंट एजेंसी में डाल देने से हल नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। गाड़ी पेट्रोल डालने से ही चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही विजय साहब आपने। तो वो नहीं चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात गाड़ी में आपने दे दी और लात मारी कि चल। एक मजबूत सारी चीज चाहिए सर। एक मजबूत राजनीतिक ताकत देना जरूरी है। एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, तभी जिस कमी का आप जिक्र कर रहे हैं
वो कमी पूरी हो पाएगी। और जिस कमी का जिक्र आपने पुलिस डिपार्टमेंट में किया, दरअसल तमाम डिपार्टमेंट्स उस कमी से जूझ रहे हैं। आपने मेडिकल का जिक्र किया, यकीनन डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, हमारे पास लैब्स की कमी है। जब हम मिलावटखोरी की बात करते हैं तो हमारे पास टेस्टिंग लैब्स की कमी है। हमारे पास हर डिपार्टमेंट में अमला कम है और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ही इन तमाम विभागों को भरपूर अमला दे सकता है, अगर वो वाकई गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश के भीतर से हर तरह के माफिया या फिर अपराधी को खत्म करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। विजय बाते साहब, आपका और तन्वी दुबे, आप दोनों का बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अब अपनी साफ सफाई, अपने नमकीन के अलावा ड्रग्स को लेकर भी बेहद चर्चा में है। और ये गंभीर विषय है, क्योंकि ड्रग्स के जरिए हम अपनी नौजवान पीढ़ी की रगों में जहर घोल रहे हैं और ये जहर आने वाली नस्लों को भी बर्बाद कर सकता है। इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, मंथन होनी चाहिए और जो कुछ हल इसका निकलना चाहिए वो निकाला जाना चाहिए। और इसके लिए राजनीतिक दलों को भी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे आना चाहिए। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।